हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं दैनिक भास्कर एंड राजस्थान पत्रिका 2 और 3 फरवरी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आई शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर 2 फरवरी की न्यूज़ है। यहाँ पे एक्चुअली कुछ ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं थी, बजट को लेकर के काफ़ी न्यूज़ थी 2 फरवरी को। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पे मैंने ली हुई है। बात की जा रही है म्यांमार देश की। म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो देश है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत के 4 राज्यों की सीमा म्यांमार देश के साथ लगती है। ये पिक्चर है आंग सान सू की। इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में किस वर्ष में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पे सत्ता पर सेना का कब्जा हो गया। इसको कूप बोलते हैं, कूप, COUP। इसमें क्या होता है, म्यांमार में यदि आप वहाँ की राजनीति, वहाँ का जो सिस्टम जो है उसमें क्या है कि टोटल जो 100% पार्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना कि कई सारे MLAs, कई सारे MPs केंद्र सरकार की बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर्स बन के पूरी एक संसद बनती है और जो PM बनते हैं वो लोकसभा के मेंबर्स जो सेलेक्ट होते हैं वहाँ से जितने ज़्यादा मेंबर जिस पार्टी के होते हैं तो वो जा करके बन जाते हैं। इट मीन्स कि पार्टीज़ के द्वारा इलेक्शन लड़ा जाता है भारत के अंदर। म्यांमार के अंदर क्या बात है कि वहाँ पर 100% ये जो लोकसभा की सीटें, जैसे भारत के अंदर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे क्या होगा, 25% जो भाग है सरकार बनाने में वो योगदान है वहाँ की फौज का। इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है ये। सपोज भारत के अंदर जो भारतीय डिफेंस की हम यदि बात करें, तीनों सेनाओं की बात करें, यदि उनका 30% भाग हो जाएगा भारत की जो व्यवस्था है उसको संभालने में, तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा उनका एक पार्ट हो जाएगा। तो कभी भी वो कूप कर सकते हैं। कूप का मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल हैं वोट जीत करके जो आते हैं उनको वो हटा सकते हैं। तो ऐसे ही भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। लेकिन पर म्यांमार के अंदर क्या हुआ है कि 25% भाग जो है वहाँ पर वहाँ की आर्मी, वहाँ की डिफेंस का यहाँ पे रिजर्व रहता है। तो उसने यहाँ पे कूप कर दिया है। इट मीन्स कि यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया है, इसको हम बोलते हैं। तो म्यांमार के अंदर अभी 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए म्यांमार के बारे में क्या क्या घटनाक्रम चल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए म्यांमार के जो वहाँ पे राष्ट्रपति हैं, जो हेड है, उनका नाम क्या है वर्तमान में, और म्यांमार की कैपिटल का नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है आंग सान सू की, तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये आप देख लीजिए कौन कौन से राज्य भारत के जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ में। पहला है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो कि म्यांमार के साथ में बॉर्डर अपना शेयर करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये बात की जा रही है बजट को लेकर के। तो पहली बार डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया है। सेहत, खेती और चुनाव वाले राज्यों पर फोकस बजट में खास रखा गया है इस बार। निर्मला सीतारमण जी हैं ये इसके अंदर एक टैबलेट जैसा है जिसके अंदर इस बार डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, 6 स्तंभ बताए गए हैं बजट में इस बार। तो बजट को लेकर के मैंने एक पूरा का पूरा डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आप यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आपका पूरा जो भी फैक्ट्स बनते हैं बजट को लेकर के, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, बजट को लेकर ही मैंने स्पेशली बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ये बात की जा रही है भारत के अंदर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा। तो इस मोटेरा जो स्टेडियम है ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात के अंदर है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। तो यहाँ पे PM मोदी मैच देखने के लिए जा सकते हैं, ऐसी बात की जा रही है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। 700 करोड़ की लागत से बनाया गया है स्टेडियम को। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोटेरा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। अब आप मुझे ये बताइए गुजरात में कहाँ पर स्थित है मोटेरा स्टेडियम। ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है, एक इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है, आज की न्यूज़ है ये 3 फरवरी की। 83 तेजस विमान जो हैं ये भारतीय कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं, HAL के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये एक सौदा होने वाला है तकरीबन 48,000 करोड़ का। तो जो वायुसेना और HAL के बीच में समझौता है ये 48,000 करोड़ का। तो ये किया जाएगा ये सौदा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, आपको पता होना चाहिए, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ इसके बारे में आपके साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है, ये यहाँ पे न्यूज़ है। तो आत्मनिर्भरता वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है। कहाँ पे बना है ये, 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड
ऑफ द ईयर चुना गया है इसे। तो पूछा जा सकता है कि ऑक्सफोर्ड हिंदी ऑफ द वर्ल्ड ईयर 2020 किसे चुना गया है, तो आत्मनिर्भरता। आपको पता होगा बहुत ज़्यादा फोकस किया है इस बार कोविड-19 के दौरान आत्मनिर्भर बनने को लेकर के, तो ये सारी बातें की गई हैं। तो इसके बारे में आइडिया आपको होना चाहिए कि इस शब्द को चुना गया है हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर में। DFI की बात की जा रही है, इसको बोलते हैं DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बड़ी बात है, इस बार बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है। तो DFI के लिए 5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि DFI जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए एक बड़ी संस्था भारत के अंदर बनाई जा रही है। तो यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो आधारभूत चीज़ों को विकसित करने की बात की जाती है, विकास करने की बात की जाती है, तो अब उनमें कोई बाधा नहीं आएगी, उनको फाइनेंसिंग आराम से हो जाएगी DFI के तहत। तो ये एक, जैसे कि हम बाहर से जो भी इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, उनसे हम पैसा लेते हैं, ADB हो जाता है, IMF हो जाता है, उसी की तरह भारत ने भी कुछ इसी प्रकार से एक काम किया है, ये एक प्रोविज़न किया है DFI डेवलप करने का, जहां से कि आप पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं और जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई बाधा नहीं आएगी, आराम से आप उनको मतलब ऑपरेट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये DFI के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, पूछा भी जा सकता है, क्योंकि नई ये चीज़ इस बार स्टार्ट की है, नई चीज़ लेकर आए हैं बजट के अंदर। DFI के लिए 5 लाख करोड़ का उन्होंने प्रावधान किया है बजट में। ये बात की जा रही है राजकोषीय घाटे की, तो बजट में राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ज़्यादा रहने की बात की जा रही है। यहाँ पे राजकोषीय घाटा GDP का 9.5 से भी अधिक की बात की जा रही है, जबकि राजकोषीय घाटा जो FRBM एक्ट है, FRBM एक्ट क्या कहता है, राजकोषीय घाटा GDP का 3% होना चाहिए। ये लक्ष्य लेकर के लक्ष्य दिया है FRBM ने, ऐसा होना चाहिए भारत के अंदर। लेकिन आप देख सकते हैं 9.5% से भी अधिक ये बताया जा रहा है। इसका रीज़न कोविड-19 भी है और अन्य कई सारे फैक्टर भी हैं, तो ये बात भी चल रही है। तो आपको पता होना चाहिए राजकोषीय घाटे के बारे में भी कि FRBM क्या कहता है इसके बारे में और वर्तमान स्थिति क्या चल रही है। तो फिच ने ऐसा कहा है कि इस समय राजकोषीय घाटा GDP के 9.5% से अधिक है भारत के अंदर। ये बात की जा रही है GST कलेक्शन की। काफ़ी समय से इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप पड़ी हुई थी, लेकिन अभी कुछ समय से पहले स्टार्ट जब खोल दिया गया सारी की सारी चीज़ें, तो GST कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। तो जनवरी के महीने में 1.20 लाख करोड़ की यहाँ पे मतलब कलेक्शन किया गया है GST का। तो ये भी अच्छी खबर है भारत के लिए कि ये अभी बढ़ने लगा है धीरे धीरे। और GST फ्रॉड को लेकर भी आए दिन चर्चा में आती रहती हैं, न्यूज़ बनती रहती हैं, उस पर भी नकेल कसने की बात की जा रही है। इसमें GST फ्रॉड भी कई बार देखने को मिलता है, जो टैक्स की इसमें चोरी की जाती है GST में, बड़े स्तर पे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं आए दिन। ये बात की जा रही है, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है यहाँ पे, भारतवंशी हैं भव्या लाल। तो भारतवंशी भव्या लाल नासा की कार्यकारी प्रमुख बन गई हैं। तो ये भारत के लिए बड़ी खबर है। नासा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसी है, जिसकी कार्यकारी प्रमुख एक भारतवंशी को बनाना गर्व की बात होती है भारत के लिए। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, भव्या लाल इनका नाम है। तो अभी इनको कार्यकारी प्रमुख बना दिया गया है नासा की। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।